फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात किए थे, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट, और प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दिया है, पूरा सिलेबस को लेके मेंशन किया हुआ है। और उस सिलेबस में आपको जो पहला चैप्टर दिखा था दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, और इसी बेसिक कंसेप्ट से हम लोग बात करते हैं। और फिलहाल बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं, सोम का डेफिनेशन, क्यों पढ़ा जा रहा है, किस तरीके से यूज करना है। दूसरा चीज, अगर हम लोग सोम पढ़ते हैं तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि अगर हम लोग सोम पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोम और आपका मैकेनिक्स, जो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और जो सोम हम लोग पढ़ रहे हैं वो दोनों के बीच में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये सब चीजों को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले मैं आपको मैकेनिक्स को डिफाइन कर देता हूं कि मैकेनिक्स को हम लोग किस किस तरीकों से चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं और सोम को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स को लेकर, तो देखिए जो हमारे पास ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, बेसिकली हमारे पास तीन तरीके से कैटेगराइज होता है। ये जो हमारे पास मैकेनिक्स वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको तीन तरीके से कैटेगराइज होता है। जो फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली आपने पढ़ा भी होगा। तो एक हमारा जो पार्ट है दैट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास पार्ट है दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको आप मॉस बोलते हो। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट ये भी आप पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। जो इसका थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्ट आपको क्या दिखेगा, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये हमारे पास अगर आप मैकेनिक्स को लेके देखोगे तो ये हमारे पास तीन तरीके से कैटेगराइज है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, क्वेश्चंस को लेके डाउट ना हो। कोई अगर आपको बैठा के किसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ दे तो वहां पर ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने तीन तरीके के देखा, एक हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसी तीन तरीके से हमारा डिवाइड किया गया है। और इवन हमने तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ भी रखा है। ठीक है, लेकिन हमने सेमेस्टर्स में पढ़ा या जहां कहीं भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर अगर आप तीनों चीज के बीच में एक बेसिक डिफरेंस देखिए तो आपको क्या दिखेगा। देखिए, जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। देखिए, जो हमारे पास बॉडी जो होती है ना, इस बॉडी में हम लोग दो तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं। ये जो हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी में हम लोग दो तरीके से चीजों को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक आपका होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉर्म बॉडी। ठीक है, एक आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉर्म बॉडी। ठीक है, इसको भी मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर समझना जरूरी है। और एक होता है हमारे पास डिस्प्लेस्ड बॉडी। अभी दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर आपको बोलता है बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी आपके मॉलिक्यूल देख रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है, ये आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्टर्ब होना स्टार्ट होंगे। मतलब अगर मान लीजिए इस पे आपने फोर्स लगाया तो ये जो आपकी बॉडी का शेप है, ये बॉडी का शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या इस तरीके से आपको डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। दूसरा कंडीशन, अगर मैं डिस्प्लेस बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, तो डिस्प्लेस बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सपोज ये आपके पास कोई बॉडी और इसके अंदर मॉलिक्यूल है, तो केवल अगर आपसे बोलता है कि बॉडी डिस्प्लेस हुई है, मतलब क्या है, बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर डिस्प्लेस हुई है, लेकिन बॉडी के शेप और साइज में कोई भी फर्क नहीं आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो सीधा सीधा कि जो बॉडी आपकी डिफॉर्मेशन हुई है, डिफॉर्मेशन में बॉडी का शेप एंड साइज बोथ आर चेंज्ड। ठीक है, डिपेंड ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और ये जो आपकी डिस्प्लेस बॉडी है, इसमें बॉडी का जो शेप और साइज, यहाँ तो आपका क्या हो रहा है, चेंज्ड हो रहा है। यहाँ पर आपकी बॉडी का शेप साइज चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे अगर बात करेंगे दैट इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा इसके लेके, बट ये चीज का भी हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं ये चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है,
तो जैसा कि अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखो, जब भी हम एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नली फोर्स लगाने के बाद अब कहीं ना कहीं मुझे फोर्स को डिफाइन होना चाहिए। व्हाट इज फोर्स? जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर देखो कोई एक्सटर्नल किसी तरीके का अगर आप कोई भी ऐसा कुछ चीजें अप्लाई कर रहे हो जिससे उस बॉडी का फिजिकल चेंज हो, ठीक है, या बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अगर मैं फोर्स को डिफाइन करना चाहूं तो आप बोल सकते हो इट इज द एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, विच चेंज द शेप ऑफ द बॉडी और डिफॉर्म द बॉडी और डिस्प्लेस द बॉडी। मतलब आपके पास कोई ऐसी मान लीजिए बॉडी है और अगर मैं फोर्स को डिफाइन करना चाहूं तो फोर्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एक्सटर्नल कॉज, कोई आपने एक्सटर्नल कॉज किया है जिसके चलते बॉडी या तो डिफॉर्म हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, या हो सकता है डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाए बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपका क्या होगा, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो वो बॉडी क्या होगी, अपनी जगह से डिफॉर्म हो सकती है, ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर डेफिनेटली डिफॉर्मेशन आप कहीं नहीं देखोगे, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर क्या होगा, पहला चीज आपको ये समझ में आएगा क्या कि बॉडी शुड बी रिजिड। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पहला क्या दिखेगा, बॉडी शुड बी रिजिड, ठीक है। बॉडी रिजिड का मतलब ये है कि क्या है, बॉडी के अंदर कोई भी आपको डिफॉर्मेशन किसी तरीके का नहीं दिखेगा, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, बॉडी शुड बी रिजिड, ठीक है। दूसरा अगर मैं कंडीशंस को लेके बात करूं तो देखिए क्या होगा, ये तो आपका बॉडी शुड बी रिजिड फर्स्ट है। दूसरा, देयर इज नो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, ठीक है। तो आप ये सेकंड कंडीशन ये देख सकते हो, देयर इज नो डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, नो डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ये आपको सेकंड केस है कि बॉडी के अंदर आपको क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी आपका डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर चीज को देखिए मैं कवर करता हूं तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें बॉडी का नो डिफॉर्मेशन मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो क्या, शेप एंड साइज के लिए की बात हो रही है, तो शेप एंड साइज डज नॉट चेंज्ड, शेप एंड साइज डज नॉट चेंज्ड। ये हमको कहानी दिखा है किसके अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप कभी भी देखिएगा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नली फोर्स दिखता है, फ्रिक्शन दिखता है, लेकिन इंटरनल फोर्स आपको नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट केस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, स्टडी, ठीक है, अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस, स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस को लेके बात कर रहे हैं, और जैसा कि एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर हम लोग देखना चाहें तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या हो सकता है, एक तो जो आप क्या है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दूसरा आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये सब फोर्सेस यहाँ पर कंसिडर की जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स है तो ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। देयर इज नो कंसिडरेशन अबाउट इंटरनल फोर्सेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, नो स्टडी अबाउट इंटरनल फोर्सेस, नो स्टडी अबाउट इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरनल फोर्सेस को नहीं, हम लोग क्या है बेसिकली एक्सटर्नली फोर्सेस को हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने अभी जो बात की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके बात की है। कभी आपसे कुछ चीज पूछा जाए दोनों में बेसिक डिफरेंस को लेके, तो आप ये सब पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे आप क्या चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर, जो कि हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को लेकर। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहले देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपकी बॉडी रिजिड नहीं रहने वाली है। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर रिजिड, इट इज बेस्ड ऑन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आपको पहला चीज ये समझ में आएगा क्या, कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो क्या, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस आपका होना मस्ट है, और ये चीज आपका होगा ही। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए बॉडी के अंदर अगर आपका डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने का मतलब आप जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या है, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये जो आपकी बॉडी है क्या है, ये बॉडी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब डेफिनेटली बॉडी का जो शेप है आपको कुछ इस तरीके का शेप दिख रहा है।
तो बॉडी का शेप अगर आपको इस तरीके से दिखा, डेफिनेटली मॉलिक्यूल जो है इनके मॉलिक्यूल आपस में डिस्टर्ब हुए हैं। मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो आपके फोर्स लगते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कहीं ना कहीं बॉडी की इंटरनली फोर्स डिस्टर्ब हुई है। मतलब आप क्या करते हैं, जब बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर क्या आता है, इंटरनल फोर्स आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा इंटरनली जो फोर्स रहता है उस पर ज्यादा फोकस रहता है। तो इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, इट इज द स्टडी अबाउट, ठीक है, स्टडी अबाउट इंटरनल फोर्सेस, स्टडी अबाउट इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, एंड एक्सटर्नल भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स में क्या आपका होता है, स्ट्रेस आता है, बात करते हैं। दूसरा चीज, जब आपकी बॉडी इंटरनली फोर्सेस में इन्वॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली जब आप मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो उसके चलते क्या बोलेगा, मॉलिक्यूल बोलेगा मैं अपनी जगह से हिलूंगा ही नहीं। आप किसी को धक्का दोगे तो वो क्या है, वो पर्सन अपनी जगह से पहले तो रेस्ट्रिक्ट करेगा ना उस चीज को, लेकिन क्या है, अगर आपके में ज्यादा बलवान हो गए तो धक्का दे दी कि पता चला वो फेंका गया जाके कहीं और, तो वहां पर जितना देर वो रेसिस्ट किया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जब इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या स्ट्रेस के कंसेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या है, बॉडी जब डिफॉर्म होगी तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम लोग जो डिफॉर्मेशन को लेके बात करने वाले हैं, इसके कारण बॉडी में जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा उस चीज को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जो आपकी बॉडी है उस बॉडी के अंदर आपको स्ट्रेस कितना मिल रहा है, स्ट्रेन कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये सब चीजों को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगेन टेम्परेचर के कारण भी देखोगे जो स्ट्रेन आएगा दैट इज द थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस था। यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को लेके बात कर रहे हैं, यहां पर कहीं आपको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आएगा, जो बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली स्टडी अबाउट द इंटरनल फोर्सेस, जहां पर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें हम लोग बेसिकली डिफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, किसमें, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर क्या है, बॉडी शुड बी रिजिड। ठीक है, ये चीज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको समझना है। अब देखिए यहां तक तो जो बात हो रही थी, ये दोनों हम लोग सॉलिड बॉडी को ही तो लेके बात कर रहे थे। यहाँ पर दोनों बॉडी आपकी क्या है, सॉलिड से। अब हम लोग आते हैं फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड में आपके लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। डेफिनेटली फ्लूइड जो आपका होता है उसमें लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो ये जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली आपका ये दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक आपका होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड, एक होता है आपका दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो यहाँ पे जैसा अगर बात करते हैं तो फर्स्ट आपका मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। यहाँ पर जो हमने बात किया हुआ, ये हमने किस पे बात किया, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को लेकर। और दूसरा हमारे पास अगर आप पार्ट देखेंगे दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये हमारे पास है दैट इज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये हमारे पास चीजें दिख रही हैं। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हो क्या, कि ये जो हमारे पास दिस इज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एंड दिस इज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में जैसा कि आपको पता होगा हम लोग लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि इसका अगर आप एग्जाम्पल्स देखो तो एग्जाम्पल्स इसमें आपको क्या दिखेगा, लिक्विड, जो कि हमारा क्या इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। और अगर आप कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मूव करोगे तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज द गैस। ठीक है, गैस हमारे पास क्या कंप्रेसिबल है, लिक्विड को क्या है इनकंप्रेसिबल। ये किस क्राइटेरिया पे डिफाइन किया जाता है, देखिए डेफिनेटली कंप्रेसिबिलिटी और इनकंप्रेसिबिलिटी में ये है, ऐसा नहीं है कि अगर ये आपका लिक्विड है तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता। जो भी आपके फ्लूइड्स है, आप जब उसको कंप्रेस करने जाते हो और वो 5% से कम अगर कंप्रेसिबल हो जाता है, मतलब जब कंप्रेस तो होगा लेकिन 5% से कम उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो सभी के सभी आपके कैटेगराइज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फ्लूइड 5% से ऊपर ज्यादा, उससे ज्यादा का कंप्रेसिबिलिटी शो कर रहा है तो वो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब 5% से कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो क्या, ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, लेस देन 5% कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये आपका क्या है, लेस देन 5% कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ग्रेटर देन 5%, सॉरी ये ग्रेटर देन 5% कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में आपका बेसिक डिफरेंस है।
इसमें अगर मैं सब्जेक्ट्स को लेके बात करूं तो आप इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, फ्लूइड मशीनरी पढ़ते हो, ये सब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लो में आते हैं। कंप्रेसिबल में जाओगे तो डेफिनेटली गैस है, और गैस के बारे में बात करें तो जैसा हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, वहां पर बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी कैटेगराइज कर दिया हूँ। जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वहां पे हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो, देखिए ज्यादातर हम लोग एयर ही यूज किया है थर्मोडायनेमिक्स में। दूसरा चीज अगर आप बात करोगे पावर प्लांट जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर भी हम लोग जो यूज करते हैं वहां पर हम लोग बेसिकली गैस के बारे में लेके बात करते हैं। तो ये देखिए आप जो पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, उस सब्जेक्ट्स का एक ओवरऑल एग्जांपल और क्राइटेरिया भी आपको दिख चुका है। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है पूरा, ये आपका क्या है, पूरा आपका सॉलिड मैकेनिक्स है या आपका मॉस या सोम जो भी आप पढ़ते हो। उसके बाद बात करोगे तो एफएम के अंदर हम लोग पूरा क्या है, एफएम पावर प्लांट जो है ये आपका पूरा फ्लूइड पे बेस्ड है। तो ये आपका थर्मो है, ये आपका एफएम जो है वो आपका वाटर के बारे में पढ़ते हो, वाटर इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और जैसा कि अगर हम लोग देखें तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये सब में हम लोग बेसिकली गैस को लेके स्टडी करते हैं। तो जो आपका गैस बेस्ड होता है दैट इज द कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो फ्रेंड इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हमने जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा हुआ है, ये हमने अलग अलग चीजों को लेके क्लासिफिकेशन देखा हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये हमारे पास जो अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन दिखे हैं। इसके अलावा मैं इस पे कुछ और टर्म्स को लेके बात करने वाला हूँ, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।